नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करेंगे आज बिजनेस न्यूज की। और इस बुलेटिन के अंदर मैं आपको बिजनेस न्यूज के साथ साथ शेयर करूंगा आज कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस न्यूज के फर्स्ट सेक्शन से, दैट इज टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है हिंदुस्तान की सेकंड रैंक्ड कंपनी बन गई है, जिसने 13 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। सबसे पहले 13 ट्रिलियन अमाउंट कितना होता है, तो दैट इज इक्वल टू 13 लाख करोड़ रुपए। एंड मार्केट कैप क्या होता है कि बेसिकली अगर आज आप टीसीएस को बेचना चाहते हैं या कोई टीसीएस को खरीदना चाहता है तो उसे कितने पैसे जो है देने पड़ेंगे, तो दैट इज 13 लाख करोड़ रुपीस इन सिंपल वर्ड्स। हिंदुस्तान की सेकंड रैंक कंपनी है, तो फर्स्ट रैंक कंपनी कौन सी है, दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप जो है वो 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन टीसीएस जो है आईटी सेक्टर के अंदर फर्स्ट कंपनी है जिसने ये टारगेट जो है अचीव किया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टीसीएस का जो फॉरेन ऑपरेशंस का बेस है स्पेसिफिकली इन यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक क्या होता है, जो फ्यूचर के ऑर्डर्स आपके पास होते हैं। प्लस ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास सरप्लस स्टाफ है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी। हमने पीछे भी देखा था कि टीसीएस ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि उनके पास एट प्रेजेंट जो है 5 लाख स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं और वो 50,000 और जो है स्टाफ मेंबर्स ऐड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो है टीसीएस के पास जो सबसे अच्छी चीज काम कर रही है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ को उसको प्रमोट कर रही है, वो ये कि अक्रॉस ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसकी जो ग्रिप है डे बाई डे बेसिस पे स्ट्रांग होती जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें पेंशन फंड्स इन स्टार्टअप्स, देखिए जो भी इंप्लॉइज होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, पेंशन फंड का पैसा कटता है और उसको इन्वेस्ट किया जाता है। और ये पैसा ऐसा होता है जिसको सबसे सेफ जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कारण क्योंकि उसी पैसे के ऊपर जो इंप्लॉइज है उनका जो फ्यूचर है आफ्टर 60 जिसको आप बोल सकते हैं, या मैं बोलूँ कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको जो फंड्स मिलते हैं वो वहीं से फंड्स लेकर के अपना गुजारा बसर सारा का सारा करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एलआईसी का जो पैसा है उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाए। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा विचार विमर्श होना चाहिए। अब इसको लेके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज पीएफडीआरडीए के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एलआईसी के द्वारा या ईपीएफओ के द्वारा, उनको डे एंड में बताना पड़ता है कि उसको कितनी वैल्यू है, मतलब रोज के बेसिस पे बताना पड़ता है डे एंड में उनकी क्या वैल्यू है। उसको हम बोलते हैं एनएवी, दैट इज नेट असेट वैल्यू। लेकिन स्टार्टअप्स की जो है डे टू डे बेसिस के ऊपर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती और ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से जो है ईपीएफओ और एलआईसी का पैसा जो है हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए ये तो कहने की बात है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना वो है रिस्क फैक्टर, क्योंकि स्टार्टअप अगर आप हिंदुस्तान में बात करें तो 100 में से 99 स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल होते हैं। तो अगर आप ये इतना ज़बरदस्त फेलियर का रेशियो है तो आप ऐसा पैसा जिसको सबसे ज़्यादा सेफ रखने की ज़रूरत है उसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की नहीं सोच सकते हैं। तो दबे अक्षरों के अंदर उन्होंने ये भी ऐड किया कि अपार्ट फ्रॉम द रिस्क एलिमेंट ये एक फैक्टर है, बट मेन एलिमेंट रिस्क फैक्टर ये मेन एलिमेंट ये नहीं है कि डे एंड में वैल्यूएशन देना होता है। अगर इस समय हम बात करें तो जो पेंशन फंड के मैनेजर्स होते हैं, दैट इज जो पेंशन फंड को पूरा का पूरा मैनेज करते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा एंड ऑल, तो उनको ये बोला गया कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईपीओ भी कौन सा आईपीओ, जिसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट रेस किया गया है और उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है टॉप 200 कंपनीज जो है एनएससी या बीएससी में लिस्टेड, उनके वैल्यूएशन से अगर ज्यादा है तो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने का जो है कहीं ना कहीं परमिशन पेंशन फंड का है एट प्रेजेंट। और मेरे हिसाब से ठीक बेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ यही है कि पैसा सेफ होना जरूरी है। इंक्रीमेंट ठीक है 7% 7.5% जो भी मिल रहा है उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या उतना प्रीमियम आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट दे रही है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्टार्टअप्स को लेकर तो मेरा पर्सनल एडवाइस स्ट्रिक्टली नो रहेगा कि स्टार्टअप्स के अंदर तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आई लॉकडाउन में न्यूजीलैंड को लेकर। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लग गया तो ये मेरे न्यूज बुलेटिन का पार्ट कैसे बन गया। देखिए अभी कोविड का वहां पे फर्स्ट केस आया पिछले 6 महीनों में, मतलब वहां पे पिछले 6 महीनों में कोविड का केस नहीं आ रहा था, पिछले 6 महीनों में फर्स्ट केस आया। और जैसे ही वहां फर्स्ट केस आया वहां की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने जो है कंप्लीट 3 डेज का लॉकडाउन पूरे न्यूजीलैंड में लगा दिया। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सब कुछ ऑफिस सब बंद वहां पर रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए न्यूजीलैंड खुला रहेगा। और इवन जहां पर जब ये केस ट्रेस हुआ है तो वो व्यक्ति जहां जहां घूमा था ऑकलैंड और जो भी कोस्टल एरियाज थे वहां पे 7 डेज का जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया गया। अब इसमें पूछा गया इनसे पीएम से कि भाई इतना तगड़ा लॉकडाउन आप क्यों लगा रहे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो सुनने लायक है। वी हैव मेड द डिसीजन ऑन द बेसिस दैट इट इज बेटर टू स्टार्ट हाई
एंड गो डाउन लेवल्स। मतलब अभी स्टार्टिंग में ही अगर आप स्ट्रिक्टनेस टाइट रख देंगे एकदम जबरदस्त लेवल की, तो कोविड आगे बढ़ेगा ही नहीं। जनरली होता क्या कि आगे बढ़ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, फिर उसको लो पे लाने की कोशिश करते हैं कि केसेस कम हो। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट केस आया, अभी हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये वायरस आगे स्प्रेड ही नहीं होगा, और जब इसे आगे स्प्रेड होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो इतना समय जो लेता है 4 महीने 6 महीने कंट्रोल होने में, वो जो है वीक्स के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। तो अच्छी सोच है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल बुलेटिन में बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। ये खबर किसी से भी नहीं छुपी कि जब 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय अफगानिस्तान दोबारा से तालिबान के कब्जे में आ रहा था। तालिबान क्या है, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों पूरा विश्व जो है एक कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेने की जगह चुप बैठा हुआ है, सारी बातें इसके ऊपर देखते हैं। अफगानिस्तान जिसकी पॉपुलेशन आज के टाइम पे लगभग 4 करोड़ है, जहां की आर्मी में लगभग 3 लाख सोल्जर्स हैं, उसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, या मैं कहूँ या तालिबान ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया 90,000 सोल्जर्स। सिर्फ 90,000 सोल्जर्स जो हैं तालिबान के पास हैं। अगर आप देखें तालिबान का जो आर्मी है और जो अफगानी आर्मी है, उसका रेशियो तो कहीं ना कहीं अफगानी आर्मी 3 गुना थी, लेकिन फिर भी जो है वो सरेंडर हो गया। कारण क्या है, तो सारा मैं आपके साथ सिलसिले के वार तरीके से पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तालिबान की शुरुआत कहाँ से हुई, वहां से शुरू करते हैं। 1990s के अंदर कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया ने जो है तालिबान को प्रमोट किया, और बेसिकली तालिबान का जो मकसद था वो ये था कि जो कट्टर इस्लामिक एजुकेशन है उसको जो है स्टूडेंट्स के अंदर इनबिल्ट करना, और एक राष्ट्रवादी पूरी की पूरी फोर्स तैयार करना जो कि अफगानिस्तान को फॉरेन कंट्रोल से फ्री कर सके। ठीक है, उस समय रशिया और अमेरिका जो है उनके बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हुआ करती थी, और रशिया का जो इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान पे ज़्यादा था। फिर हुआ ये कि अमेरिका ने क्या किया, तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान से ख़त्म किया जा सके, और वो धीरे धीरे हुआ भी। अब इसके यूएसए की मदद से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो है कब्जा कर लिया। तालिबान जब इनिशियली बना था तो वो एक तरह से आप कहिए कि एक मसीहा बन के उभरा था अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जिसका मकसद ये था कि अफगानिस्तान को प्रमोट करना है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे तालिबान की पावर्स में नए नए मिनिस्टर्स, नए नए लोग इन्वॉल्व होते गए, उनका जो एजेंडा था वो कंप्लीटली चेंज होता चला गया। तो 1998 में जब तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान को लगभग कैप्चर कर लिया अमेरिका के सपोर्ट से, तो वहां पर जो है बेसिकली तालिबान ने बहुत बुरी तरीके से अफगानिस्तान पे रूल किया। कहा जाता है कि वुमेन के जो राइट्स थे वो खत्म कर दिए गए। 10 साल की ऊपर की लड़कियों को स्कूल जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। जो वहाँ पे मर्द थे उनको लंबी दाढ़ियाँ रखना, और जितनी भी लेडीज थी उनको कम्प्लीटली बुरखे में रहना। शीशे जो है वो ब्लैक रंग से होने चाहिए। मतलब काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके के थे जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आप कह सकते हैं। अगर हल्का सा चोरी का भी इल्ज़ाम लगा तो चौराहे पे रख के उसके अंग काट दिए जाएंगे। तो इस तरह का जो रूल्स थे वहाँ पर चलते थे। मतलब वो कंप्लीटली एंटी वुमेन पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहा था। और अगर मैं बोलूँ तो इस्लाम जो कि एक पवित्र धर्म है, जो कि अच्छी बातें करता है, उसको बहुत गलत तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करने की वहाँ पर कोशिश कर रहा था। अब हुआ ये कि ऑब्वियसली अगर आप गलत लोगों को प्रमोट करते हैं तो एक दिन उसका प्रभाव आपके ऊपर भी देखने को मिलता है। और अमेरिका के ऊपर हुआ, हमें याद है 9/11 अटैक, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है अमेरिका का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका जो है तिलमिला गया और उसने तालिबान का जो है खात्मा करने की बात ठान ली। और 20 साल ये है जो लड़ाई जो है लगभग चलती रही। और कहा जाता है कि एक 65 खरब के आसपास पैसा जो है अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से खत्म करने में फूंक दिया। लेकिन तालिबान पूरा जड़ से खत्म नहीं हुआ। तालिबान मेन इलाकों से तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर पाकिस्तानी आर्मी की मदद से वो अपना सर्वाइवल कर पाया। और तालिबान को दोबारा से एज मिलना शुरू हुआ 2012 से, फिर 2015 से, और वहां पर उसने अफगानिस्तान के छोटे छोटे इलाकों पे दोबारा से कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद यूएसए की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोविड के बाद यूएसए की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा वीक हुई। सेकंड, चाइना से जो उसके ट्रेड वॉर शुरू हुए उससे भी यूएस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था कि वो उतना फंड जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे जो है
यूएसए ने ये प्लान बना लिया कि हमको जो है बैक स्टेप लेना शुरू करना है अफगानिस्तान से, और उसके लिए उन्होंने तालिबान के साथ जो है शांति वार्ता शुरू की कि भैया यहाँ पे शांति कैसे मेंटेन रहेगी, आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या चाहती है। शांति वार्ता वहाँ पे शुरू हुई, लेकिन तालिबान ने भी डबल गेम खेल दिया। वो शांति वार्ताओं के अंदर पार्टिसिपेट करता था और साथ में जो अपनी फौज खड़ी करता जा रहा था, और साथ में छोटे छोटे इलाके जो थे अफगानिस्तान के उसे कैप्चर करता जा रहा था। इस साल अप्रैल 2021 के अंदर जैसे ही जो बाइडेन ने डिक्लेयर किया कि यूएसए की जो आर्मी है वो कंप्लीटली सितंबर तक वापस हो जाएगी अफगानिस्तान से, तालिबान ने अपने हमले करना तेज कर दिया और अभी सितंबर आने से पहले पहले अगस्त के मिड में ही उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और काबुल के राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। अब अगर ये पूरा का पूरा पिक्चर हम देखने की कोशिश करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से, क्या मतलब अब आगे क्या होने वाला है अफगानिस्तान का। देखिए, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को नहीं चाहते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो तालिबान ने पहले शासन किया था उसमें जिस तरीके की क्रूरता अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर दिखाई गई थी, ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन तालिबान इस समय कह रहा है कि वो एंटी वुमेन नहीं होगा, इवन वुमेन पार्टिसिपेशन देने वाला है, एजुकेशन को प्रमोट करने वाला है, ये सब उसकी बातें चल रही हैं, लेकिन क्या होगा वो वक्त बताएगा। सेकेंड चीज, अगर मैं बात करूं कि कोई भी वर्ल्ड का देश जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, चाहे वो इंक्लूडिंग इंडिया की बात है, उसका सबसे बड़ा कारण जो एक देखा जा रहा है वो ये कि जो इकोनॉमी लेवल पे अगर बात करें, किसी भी कंट्री के पास अब इतनी पावर नहीं बची है कि वो दूसरे देश के अंदर जाके इतने फंड्स इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने G7 बना रखा है और आपके पास UN है और इतने आपने काउंसिल्स बना रखे हैं जहाँ छोटे, और इतने आप आर्मी के युद्धाभ्यास करते रहते हैं मिलकर, तो 4-5-6 कंट्रीज मिलकर कुछ सपोर्ट कर सकते थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा सकती थी। चलिए, अभी हम शायद बहुत छोटे हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा मुद्दा क्या रहा वो एक क्रक्स के अंदर मैंने आपको बताया। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेथ की, तो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो शायद आप हिल जाएं कि पूरे इस वॉर के अंदर 72 जर्नलिस्ट, 444 एड वर्कर्स, 1144 अलाइड सर्विस मेंबर्स ऑफ नाटो जो कि यूएसए का है, 2448 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स, 3846 यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स, 47,000 से ज़्यादा अफगान के सिविलियन, 66,000 अफगान के नेशनल मिलिट्री एंड पुलिस और 52,000 तालिबान एंड अपोजिशन फाइटर्स जो हैं पूरे के पूरे इस अफगान वॉर के अंदर मारे गए। और ये डेटा ऑफिशियल जो है वो आया, अनऑफिशियल आप समझ सकते हैं कि इससे कहा जा रहा है कि 8 से 10 गुना हो सकता है। चाइना ने ये कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की स्ट्रेंथ और रोल थी वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, ना कि कंस्ट्रक्शन। जबकि जॉय बिडेन यूएस प्रेसिडेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अमेरिकन की जो आर्मी है उसको हम सिर्फ वॉर में फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकते, वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अफगान फोर्सेस जो है वो खुद फाइट नहीं करना चाहती, और ये दिख भी गया। या 3 लाख की आर्मी 90,000 लोगों के आगे सरेंडर कर देती है, किस तरह की आर्मी थी। और कहा जाता है पॉलिटिकल विलिंगनेस बिल्कुल भी नहीं थी। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो देश छोड़ के भाग गए, सारे मिनिस्टर्स के साथ, वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे वो देश छोड़ के भाग गए। तो कहीं ना कहीं इवन कुछ ऐसी वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं जहाँ पर अफगानी आर्मी को सिर्फ आलू दिए जाते थे, पता नहीं कितने महीनों से खाने के लिए, उबले हुए आलू। तो इस तरीके से आर्मी नहीं काम कर सकती। तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं, आगे क्या होगा देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर मैं क्रक्स की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का क्रक्स है जो आपके सामने रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।